हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बीएच क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के तहत अगले वाले सेक्शन को देखेंगे, जिसके तहत हम किसान आंदोलनों को देख रहे थे। और इसके आंदोलन के इसकी शुरुआत करते हुए हम सबसे पहले देखेंगे सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह कब से कब तक हुआ था? 1763 से लेके 1800 ईस्वी तक हुआ था। इसे फकीर विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो बंगाल में हुए सन्यासी विद्रोह का नेतृत्व करता कौन कौन थे? मंजर शाह, मूसा शाह और भवानी पाठक कर रहे थे, है ना। ये विद्रोह बंगाल में पड़े अकाल के पश्चात हुआ था, है ना। वस्तुतः खाद्यान्न की कमी के कारण किसान असंतुष्ट थे, तो दूसरी तरफ अंग्रेजों ने तीर्थ स्थल यात्रा पर प्रतिबंध लगाया। अंततः लोगों में असंतोष पैदा हुआ। इसी क्रम में ब्रिटिश व्यापारिक केंद्रों पर हमला किया गया। विद्रोह में हिंदू और मुस्लिम दोनों शामिल थे। इस विद्रोह का वर्णन बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1882 में प्रकाशित अपनी पुस्तक आनंद मठ में किया है। अब हम जानेंगे नील विद्रोह के बारे में। नील विद्रोह कब हुआ था? 1859 और 60 के दौरान हुआ था। नील की खेती करने वाले किसानों ने अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध विद्रोह किया। इसके प्रमुख नेता दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास थे। बंगाल में नील उत्पादक ठेकेदारों ने किसानों को नील की खेती के लिए बाध्य किया। इसका उपयोग वस्त्रों को रंगने में किया जाता था। दरअसल जिस उपजाऊ भूमि पर चावल की खेती की जानी थी, उस पर किसानों को नील की खेती करने के लिए बाध्य किया गया। नील ठेकेदार किसानों का शोषण कर रहे थे, जैसे उनको बलपूर्वक बेदखल करना, उनके पशुओं को जब्त करना, उनके घरों और फसलों को नष्ट कर देना। अतः नील किसानों ने इस शोषण के विरुद्ध ब्रिटिश सरकार से अपील की। इसी क्रम में एक भारतीय अधिकारी हेमचंद्राकर के निर्णय से प्रेरित होकर किसानों ने आंदोलन शुरू किया। वस्तुतः हेमचंद्राकर ने सरकारी निर्णय को समझने में भूलकर स्थानीय पुलिस को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि किसान अपनी भूमि पर अपनी इच्छानुसार खेती कर सके। अतः किसानों ने नील उत्पादन के विरुद्ध प्रार्थना पत्र देना शुरू किया। इसी क्रम में कृषक विद्रोह हुआ। नील विद्रोह की व्यापकता को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने बंगाल के सचिव सीटनकर की अध्यक्षता में नील आयोग का गठन किया। आयोग ने नील किसानों की मांग को सही बताया। अतः सरकार ने किसानों को नील की खेती के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, है ना। सरकार ने कहा कि किसानों को नील की खेती के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। नील किसानों के कष्ट का वर्णन दीनबंधु मित्र ने अपने नील दर्पण, जो 1860 में उन्होंने प्रकाशित किया था, नामक नाटक में किया। नील विद्रोह के संदर्भ में वायसराय केनिन ने कहा कि जितनी चिंता मुझे 1857 के विद्रोह के संदर्भ में थी, उतनी चिंता मुझे इस विद्रोह के संदर्भ में भी है। अब हम जानेंगे पाबना विद्रोह, जो 1873 में हुआ था। पाबना बंगाल का एक क्षेत्र है, वहां हुआ था। बंगाल में 1859 में एक सरकारी नियम के तहत किसानों को यह सुरक्षा दी गई कि 12 वर्ष तक एक ही भूमि पर खेती करने वाले किसानों को जमींदारों द्वारा बेदखल नहीं किया जा सकता। किंतु जमींदार इस नियम का उल्लंघन कर किसानों को भूमि बदल बदल कर खेती करवा के उनका शोषण कर रहे थे। मतलब 12 साल तक नहीं दे रहे थे, वो बार बार उनसे चेंज करवा रहे थे, क्योंकि 12 साल हो जाता है तो किसानों का अधिकार हो जाता है, इसलिए, है ना। अतः किसानों ने जमींदारों से असंतुष्ट होकर विद्रोह किया और लगान देने से इनकार कर दिया। ये विद्रोह ईशान चंद्र राय, शंभूपाल और खुदी मुल्ला के नेतृत्व में हुआ। इस विद्रोह की खास बात यह थी कि ब्रिटिश सरकार के प्रति कांग्रेस की भक्ति बनी रही। उन्होंने घोषणा की, है ना, ब्रिटिश सरकार के प्रति किसानों की भक्ति बनी रही और उन्होंने घोषणा की कि हमारी और हम सिर्फ महारानी की रियायत बनना चाहते। मतलब ये कहना चाहते थे, जो किसान कहते थे, हम डायरेक्ट मतलब जो ब्रिटिश साम्राज्य उसके अधीन रहना चाहते, ये छोटे मोटे जमींदार है इनके अधीन नहीं रहना चाहते, ये कहना चाह रहे थे। जो उनका मतलब एक दूरदृष्टिकोण नहीं था, है ना। ये कथन किसानों का सीमित दृष्टिकोण का परिचायक है, जो 19वीं सदी में किसान विद्रोह के स्वरूप को उद्घाटित करता है। वस्तुतः किसान अपने निकटवर्ती शोषक की पहचान तो कर रहे थे, किंतु दूर स्थित मूल शोषणकर्ता, है ना, जो ब्रिटिश साम्राज्य था, उससे मूल शोषणकर्ता अर्थात ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार को नहीं पहचान रहे थे। इस तरह यह विद्रोह सामंतवाद विरोधी तो था, किंतु
साम्राज्यवादी विरोधी नहीं था। इस विद्रोह का विरोध ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, उसके मुखपत्र हिंदू पेट्रियट ने किया, है ना, हिंदू पेट्रियट ने किया इस विद्रोह का विरोध। ठीक। अब आता है दक्कन के दंगे। दक्कन के दंगे कब हुए थे? 1875 में। महाराष्ट्र के दक्कन क्षेत्र में कपास की खेती करने वाले किसानों की बढ़ रही आर्थिक कठिनाइयों ने उन्हें विद्रोह के लिए बाध्य किया, जिसे दक्कन के दंगे के नाम से जाना जाता है। वस्तुतः 1860 में अमेरिकी गृहयुद्ध आरंभ होने के कारण अमेरिकी कपास का इंग्लैंड आना बाधित हो गया है। अतः इंग्लैंड की औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भारत के दक्कन क्षेत्र के कपास के उत्पादन पर बल दिया गया है। इसी समय ब्रिटिश सरकार ने भू राजस्व की राशि में 50% की वृद्धि कर दी, अतः किसानों के ऊपर कर का बोझ बढ़ा। दूसरी तरफ जब अमेरिकी गृहयुद्ध समाप्त हुआ और अमेरिकी इंग्लैंड व्यापार सुचारू रूप से चलने लगा तो दक्कन कपास की मांग में कमी आई। फलतः कपास उत्पादकों को मंदी का सामना करना पड़ा, जबकि बढ़ाई गई भू राजस्व की राशि में सरकार ने कोई कमी नहीं की। अतः किसानों की कठिनाइयां बढ़ी और उन्होंने विद्रोह किया। किसानों ने जगह जगह महाजनों और जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार प्रारंभ किया। इसके तहत किसानों ने महाजनों की दुकानों से खरीदारी करने तथा उनके खेतों में कार्य करने से मना कर दिया। ये सामाजिक बहिष्कार शीघ्र ही कृषि दंगों में परिवर्तित हो गया। ब्रिटिश संस्थाओं, महाजनों के घरों और व्यापारिक केंद्रों पर किसानों ने हमला किया और ऋण संबंधी कागजात लूटकर जला दिए। अंततः सरकार ने कठोर दमन कर विद्रोह समाप्त किया। इसी क्रम में 1879 में दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित किया गया, जिसके तहत कुछ समय के लिए लगान वसूली स्थगित कर दी। ठीक है, तो ये कहलाते हैं दक्कन के दंगे। दक्कन के दंगे। अब आता है पाइक विद्रोह, जो कब हुआ था? 1817। उड़ीसा में 1803 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुर्दा क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किया। खुर्दा के शासक परंपरागत रूप से जगन्नाथ मंदिर के संरक्षक थे और धरती पर उनके प्रतिनिधि के तौर पर शासन करते थे। ये उड़ीसा के लोगों की राजनीतिक सांस्कृतिक स्वतंत्रता का प्रतीक है। उड़ीसा के गजपति शासक मुकुंद देव सेकंड अल्पवयस्क थे और उनके संरक्षण जय गुरु थे। अंग्रेजों ने जब गजपति शासकों का अपमान किया तो जय गुरु ने विरोध किया। फलतः अंग्रेजों ने जय गुरु के शरीर के कई टुकड़े कर उनका दमन किया। कुछ समय पश्चात गजपति राजाओं के सैन्य दल के वंशानुगत प्रमुख बख्शी जगबंधु के नेतृत्व में 1817 में पाइक विद्रोह आरंभ हुआ। ये पाइक उड़ीसा के पारंपरिक भूमिगत रक्षक सैनिक थे और योद्धा के रूप में वहां के लोगों की सेवा भी करते थे। अंग्रेजों ने खुर्दा पर विजय प्राप्त करने के बाद पाइकों की लगान मुक्त भूमि हड़प ली और उन्हें भूमि से बेदखल कर दिया। कंपनी सरकार द्वारा उनसे जबरन वसूली की गई। फलतः असंतुष्ट होकर जगबंधु के नेतृत्व में पाइकों ने विद्रोह किया। इसी सशस्त्र विद्रोह में अनेक अंग्रेज मारे गए, पुलिस थाने में आग लगा दी गई। यह विद्रोह उड़ीसा के अन्य क्षेत्रों में भी तेजी से फैल गया, किंतु सरकार ने अंततः विद्रोह का दमन किया। 2017 में इस विद्रोह के 200 साल होने पर उड़ीसा की सरकार ने इस महत्व को उद्घाटित करते हुए इसे स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम कहा है ना। कब हुआ था ये? 1817। अब हम जानेंगे चंपारण कृषक आंदोलन, जो हुआ था 1917 में। चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों की समस्या का समाधान करने के लिए गांधी के नेतृत्व में आंदोलन हुआ, है ना। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन हुआ। वस्तुतः 3 कटिया प्रथा के विरोध में किसान आंदोलन कर रहे थे, है ना। नील बगान मालिकों और ठेकेदारों ने चंपारण के किसानों को भूमि के सर्वाधिक उपजाऊ 3 कट्टे, है ना, जो 3/20 हिस्सा होता है, 3 कट्टे क्षेत्र पर नील की खेती करने के लिए बाध्य किया, जिसे 3 कटिया प्रथा कहा जाता है। राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर गांधी जी चंपारण पहुंचे और आंदोलन का नेतृत्व किया। इस आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा कहा। आंदोलन के परिणाम स्वरूप सरकार ने एक जांच आयोग बनाया, जिसमें गांधी जी भी शामिल थे। आयोग ने किसानों की समस्या और उनके आरोपों को सही बताया और इस क्षेत्र में 3 कटिया प्रथा का अंत कर दिया गया। अब आता है खेड़ा कृषक आंदोलन, जो 1918
18 में हुआ था। गुजरात के खेड़ा क्षेत्र में फसल नष्ट हो गई, किंतु लगान पहले की तरह ही वसूला जा रहा था। अतः किसानों की कठिनाइयां बढ़ी। ऐसी स्थिति में मोहनलाल पांडे और शंकरलाल नामक स्थानीय नेताओं ने आंदोलन शुरू किया। गांधी जी भी इस आंदोलन से जुड़े। ये यहाँ विट्ठल भाई पटेल ने यह मांग रखी कि किसानों का संपूर्ण लगान माफ कर दिया जाएगा। अंततः गांधी जी के प्रयास से सरकार इस बात पर सहमत हुई कि जो लोग स्वेच्छा से लगान दे पाए उन्हीं से लगान वसूला जाएगा। अब हम जानेंगे मोपला कृषक विद्रोह। मोपला कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था, और खिलाफत आंदोलन का भी इस पर असर पड़ा था, है ना। मोपला कौन होते थे? किसान कहलाते थे, और ये किसान मुस्लिम थे। और जैन में कौन होते थे? जैन में जमींदार होते थे, और ये हिंदू थे। ठीक है। केरल के मालाबार में मोपला कृषक मुस्लिम धर्म के अनुयायी थे। उन्होंने जैनमी जो हिंदू जमींदार होते थे के विरुद्ध विद्रोह किया। विद्रोह का मूल कारण जमींदारों द्वारा किया जा रहा किसानों का शोषण था, किंतु इस विद्रोह को हिंदू मुस्लिम संघर्ष अर्थात सांप्रदायिक संघर्ष का रूप दे दिया गया। अब आता है बारदोली सत्याग्रह, है ना, जो 1928 में हुआ था। गुजरात में बारदोली के किसानों ने लगान वृद्धि के खिलाफ संघर्ष किया। वस्तुतः सरकार ने भू राजस्व में 22% की वृद्धि की, जिसका किसानों ने विरोध किया। यह आंदोलन का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया। गांधी जी भी इस आंदोलन से जुड़े थे। अंततः सरकार ने राजस्व वृद्धि को घटाकर 6.03% कर दिया। बारदोली सत्याग्रह के दौरान मैक्सवेल की अध्यक्षता में गठित जांच समिति ने लगान में कमी का निर्णय लिया। इस समय भारत का वायसराय इरविन और बॉम्बे का गवर्नर विल्सन था। बारदोली सत्याग्रह के दौरान महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी, है ना। तो ये कभी कभी प्रीलिम्स में पूछ लिया जाता है। आंदोलन में शामिल काली पराज जनजाति का नाम गांधी जी ने रानी पराज कर दिया था। ठीक है, काली पराज जनजाति का नाम रानी पराज कर दिया था। अब आता है अखिल भारतीय किसान सभा, जो 1936 में बनी थी। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई। इसकी पहली बैठक लखनऊ में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता सहजानंद सरस्वती ने की। इसके महासचिव NG रंगा थे। ठीक है। इसके जारीकर्ता कौन थे? इंदुलाल याग्निक। किसान सभा ने किसानों का घोषणा पत्र जारी किया, जिसके प्रमुख बिंदु निम्नलिखित थे। भू राजस्व में 50% की कमी की जाए, ऋण वसूली स्थगित की जाए और आर्थिक शोषण से किसानों को मुक्ति मिले, जमींदारी प्रथा के समाप्त की जाए, साहूकारों को लाइसेंस दिया जाए कि वे निर्धारित ब्याज दर पर ही ऋण दें, कृषि फसलों का उचित मूल्य दिया जाए, ऋण लगान और राजस्व का भुगतान करने में असमर्थता के कारण गिरफ्तारी और कारावास से मुक्ति मिले। अब आता है तेभागा कृषक आंदोलन, जो 1946 में हुआ था। बंगाल में कंपाराम सिंह और भवन सिंह के नेतृत्व में तेभागा आंदोलन चला। ये व्यापक क्षेत्र में फैला। आंदोलन का मुख्य कारण बटाई व्यवस्था के अंतर्गत हो रहा किसानों का शोषण था। अतः किसानों ने घोषणा की कि वो फसल उत्पादन का 2/3 स्वयं रखेंगे और जमींदारों को केवल 1/3 ही देंगे। इस कारण इसे तेभागा आंदोलन कहा गया। अब आता है तेलंगाना कृषक आंदोलन, 1946 से 51 तक चला था। ये निजाम द्वारा शासित हैदराबाद क्षेत्र में किसानों द्वारा किया गया आंदोलन था। वस्तुतः द्वितीय विश्व युद्ध के समय से ही वहाँ कृषक आंदोलन बढ़ रहा था, क्योंकि किसानों से कम दाम पर अनाज की वसूली की जा रही थी। जहाँ रियासत की पुलिस और जमींदार समर्थक लोगों द्वारा मिलकर किसानों के विरुद्ध कार्यवाही की गई। इसी क्रम में किसानों द्वारा हथियार उठाया गया तथा पुलिस द्वारा स्थानीय नेता कुमारैया की हत्या के पश्चात किसानों का संघर्ष उग्र हो गया। यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी किसानों को प्रोत्साहित कर रही थी, अतः निजाम की सरकार ने कम्युनिस्ट पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया। यहाँ किसान छापामार, जिसे गोरिल्ला युद्ध प्रणाली बोलते हैं, छापामार युद्ध प्रणाली के माध्यम से संघर्ष कर रहे थे। इस संघर्ष में हथियारों के रूप में लाठी, पत्थर, मिर्च पाउडर का प्रयोग हुआ। यह संघर्ष स्वतंत्रता के पश्चात 1951 तक चला। इस तरह तेलंगाना कृषक आंदोलन भारतीय इतिहास में सर्वाधिक लंबे समय तक चले छापामार कृषक संघर्ष का उदाहरण बना। अब आता है पुनप्पा वायलार संघर्ष, जो कब हुआ था? 1946 में हुआ था। केरल के आलेप्पी जिले के पुनप्पा वायलार स्थान पर किसानों और मजदूरों ने अपने शोषणकर्ता जमींदारों और शासकों के विरुद्ध संघर्ष किया। इसे पुनप्पा वायलार संघर्ष के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब हम श्रमिक आंदोलन देख लेते हैं।
भारत में आधुनिक उद्योगों के सीमित विकास होने से एक श्रमिक वर्ग का उदय हुआ। ऐसे में ये श्रमिक पूंजीपतियों के शोषण का शिकार हुआ। भारत में श्रमिक वर्ग को दो तरीकों का शोषण का सामना करना पड़ा। एक तरफ उपनिवेशवादी राजनीतिक शोषण, तो दूसरी तरफ विदेशी और भारतीय पूंजीपतियों के शोषण का सामना करना पड़ा। ऐसी स्थिति में भारतीय श्रमिक आंदोलन औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अनिवार्य रूप से राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष का हिस्सा बन गया। बंगाल में 1870 में एक ब्रह्म समाजी नेता शशिपाद बनर्जी ने श्रमिक क्लब की स्थापना की और भारतीय श्रमजीवी पत्र का प्रकाशन किया। नारायण नारायण मेघाजी लोखंडे ने बॉम्बे में 1890 में बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन की स्थापना की और दीनबंधु नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। यहीं से भारत में मजदूर आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। भारत में प्रथम संगठित श्रमिक आंदोलन के तहत 1899 में रेलवे में मजदूरों द्वारा की गई हड़ताल थी। श्रमिक नेताओं में अश्विनी कुमार बनर्जी, प्रभात कुसुम राय, अपूर्व कुमार घोष, प्रेमतोष बोस का नाम उल्लेखनीय है। बंगाल विभाजन के विरोध में बंगाल के हावड़ा में बर्न कंपनी में 12,000 श्रमिकों ने 16 अक्टूबर 1905 में हड़ताल की। इसी दौरान दक्षिण भारत में सुब्रमण्यम अय्यर के नेतृत्व में हड़ताल का आयोजन हुआ। 1908 में तिलक की गिरफ्तारी के विरोध में बॉम्बे के कपड़ा मिल मजदूरों ने हड़ताल की और यह मजदूरों की पहली राजनीतिक हड़ताल थी। 1918 में स्थापित मद्रास श्रमिक यूनियन भारत में प्रथम ट्रेड यूनियन थी। इसके संस्थापक रामानुजलु और चेल्लीपट्टी चेट्टी थे। इसके प्रथम अध्यक्ष वीपी वाडिया थे। 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की। 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक की स्थापना की गई। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय और सचिव चमनलाल थे। कांग्रेस ने अपने गया अधिवेशन जो कब हुआ था 1922 में एटक की स्थापना का स्वागत किया। 1923 में मद्रास समुद्र तट पर सिंगारवेलु चेट्टी द्वारा आयोजित सभा में मई दिवस मनाया गया। 1926 में ट्रेड यूनियन एक्ट पारित किया गया, जिसके तहत व्यापार संघों को वे संगठन के रूप में मान्यता दी गई और उनके पंजीकरण संबंधी कानूनों की व्याख्या की गई। इस अधिनियम के तहत पंजीकृत होने वाली पहली यूनियन बॉम्बे टेक्सटाइल लेबर यूनियन थी। 1929 में सरकार ने श्रमिक विवाद अधिनियम पारित किया, जिसके तहत श्रमिक विवादों के समाधान हेतु जांच और परामर्श आयोग की स्थापना को अनिवार्य बना दिया गया। रेलवे, डाक और विद्युत जैसी सार्वजनिक सेवाओं में हड़ताल पर रोक लगा दी गई। 1929 में सरकार ने 32 श्रमिक नेताओं को मेरठ षड्यंत्र केस के तहत बंदी बनाया, जिसमें 3 अंग्रेज भी शामिल थे। वस्तुतः ये साम्यवादी विचारधारा से जुड़े लोग थे और सरकार ने इन्हें अशांति फैलाने के षड्यंत्र में गिरफ्तार किया था। 1929 में जब एटक के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, तो इससे अलग होकर वीवी गिरी ने इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन का गठन किया। 1947 में वल्लभ भाई पटेल ने इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की। अब विभिन्न औद्योगिक आयोग और कानून के बारे में जानेंगे। तो प्रथम कारखाना आयोग 1875 में, प्रथम कारखाना आयोग बॉम्बे में स्थापित हुआ। इसकी सिफारिशों पर प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में वायसराय रिपन के काल में बना, जिसके निम्न प्रावधान थे। ठीक है, प्रथम कारखाना अधिनियम कब बना? 1881 में, है ना। और इसके क्या प्रावधान थे प्रमुख? बाल श्रमिकों को सुरक्षा देने की बात कही गई। 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में नहीं लगाया जा सकता। 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करने के घंटे सीमित कर दिए गए। ठीक है। दूसरा कारखाना आयोग कब बना था? 1884 में, है ना। और इसकी सिफारिशों पर 1891 में दूसरा कारखाना अधिनियम पारित हुआ, जिसके प्रावधान निम्नलिखित थे। प्रत्येक कर्मचारी के लिए सप्ताह में एक दिन पूर्ण अवकाश देने तथा प्रतिदिन दोपहर में आधे घंटे का अवकाश दिया जाएगा। बच्चों के कार्य करने की न्यूनतम आयु 9 वर्ष निर्धारित की गई। यह अधिनियम स्त्रियों की स्थिति में सुधार से संबंधित था, है ना। इसमें 1.5 घंटे
मध्य अवकाश की व्यवस्था की गई और स्त्रियों को 11 घंटे प्रतिदिन से अधिक कार्य करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसमें दूसरा कारखाना अधिनियम। और महिलाओं के रात्रि पर कार्य करने पर भी निषेध किया गया। अब आता है कारखाना अधिनियम 1911। प्रथम बार वयस्क पुरुषों के लिए अन्य के कार्य करने की अवधि 12 वर्ष निर्धारित की गई, है ना। अब हम जानेंगे 1857 का विद्रोह। ठीक, इसका कारण क्या था, नेतृत्वकर्ता और प्रसार क्या थे, असफलता के क्या कारण थे, परिणाम और स्वरूप क्या था। ठीक, तो कारण देखते हैं। सबसे पहले राजनीतिक प्रशासनिक कारण। ब्रिटिश सरकार की विदेशी प्रवृत्ति ने भारतीयों को असंतुष्ट कर दिया। वस्तुतः अंग्रेज भारत में सदैव विदेशी बने रहे और प्रजातीय श्रेष्ठता के नशे में चूर रहे, अतः भारतीयों के साथ भेदभाव करते रहे। इससे भारतीय असंतुष्ट हुए। डलहौजी द्वारा बड़ी संख्या में भारतीय राज्यों को मिलाया गया, अर्थात उनकी स्वतंत्रता समाप्त कर दी गई। उसकी हड़प नीति से विभिन्न शासक असंतुष्ट हुए और जब अवध को कुशासन के आरोप में ब्रिटिश राज्य में मिलाया गया तो वहां तीव्र असंतोष पैदा हुआ। वस्तुतः अवध की स्वतंत्र स्थिति समाप्त हो गई और वहां ब्रिटिश आर्थिक प्रशासनिक नीतियां पूर्णतः लागू हो गई, अतः अवध के लोगों में असंतोष बढ़ा। दरअसल कंपनी की सेना में बड़ी संख्या में अवध के सिपाही थे और इस विलय से सिपाहियों के परिवार को कष्ट हुआ। सिपाही भी किसान का बेटा था और कृषक असंतोष की परछाई भी इस पर पड़ती थी, अतः जब सैनिकों ने विद्रोह किया तो इसे वर्दीधारी किसानों के विद्रोह के रूप में देखा गया। ठीक, दूसरा आर्थिक कारण क्या था, ब्रिटिश आर्थिक नीतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था के परंपरागत ढांचे का विनाश कर दिया, अतः कृषि उद्योग और गांव पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। अत्यधिक लगान राशि के कारण किसानों का निर्धनीकरण हुआ, तो साथ ही ब्रिटिश मुक्त व्यापार की नीति के कारण हस्तशिल्प उद्योगों का पतन हुआ, फलतः शिल्पकार बेरोजगार हुए। इसी तरह किसानों को नकदी फसल की खेती के लिए बाध्य किए जाने से खाद्यान्न उत्पादन में कमी आई और अकाल की बारंबारता बढ़ी। इससे जन कठिनाइयां बढ़ी और जन असंतोष में वृद्धि हुई। सामाजिक सांस्कृतिक कारण क्या था, अंग्रेजों ने भारतीय समाज और संस्कृति को निम्न कोटि का बताया। निम्न कोटि का बताते हुए उनके प्रति अपमानजनक व्यवहार रखा और ईसाईकरण पर बल दिया, है ना। ईसाईकरण वाली कौन सी नीति मैंने बताई थी, एक लेक्स लोकी अधिनियम इन्होंने पारित किया था। ठीक है, आपको याद होगा, पहले मैं पढ़ा चुका हूँ, लेक्स लोकी अधिनियम। साथ ही विभिन्न कानूनों का निर्माण कर भारत के सामाजिक धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप किया। वस्तुतः सती प्रथा निरोधक कानून, विधवा पुनर्विवाह कानून, धार्मिक अयोग्यता, जो मैं अभी बता रहा था, धार्मिक अयोग्यता जैसे कानून बनाए जाने से भारतीयों ने विदेशी संस्कृति को अपनी संस्कृति में हस्तक्षेप माना, फलतः असंतोष में वृद्धि हुई। सैनिक कारण क्या थे, भारतीय सिपाहियों के वेतन भत्ते पदोन्नति में अंग्रेजों द्वारा भेदभाव किया जाना था। साथ ही भारतीय सिपाहियों को जातीय धार्मिक पहचान चिन्ह धारण करने से रोका गया। इतना ही नहीं, एक कानून द्वारा सैनिकों को समुद्र पार जाकर सेवा करना अनिवार्य किया गया, अतः सैनिकों को अपने धार्मिक आस्थाओं पर चोट का अनुभव हुआ और वे असंतुष्ट हुए। दरअसल सैनिक भी नागरिक जीवन का हिस्सा थे, अतः ब्रिटिश नीतियों से जितने कृषक पीड़ित थे उतने ही सैनिक, इसलिए उनमें असंतोष बढ़ा। तात्कालिक कारण क्या था, विद्रोह का तात्कालिक कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले चर्बी वाले कारतूस का मुद्दा था। वस्तुतः पहली बार दमदम सैन्य छावनी से इस तरह के कारतूस के प्रयोग की सूचना भारतीयों को मिली। इससे सैनिकों को लगा कि ब्रिटिश जानबूझकर उनके धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसका प्रसार कैसे हुआ 1857 की क्रांति का। ठीक है, चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग के विरुद्ध सर्वप्रथम प्रतिक्रिया बंगाल के बहरामपुर छावनी के सिपाहियों ने व्यक्त की। उन्होंने फरवरी 1857 में अपने ब्रिटिश अधिकारियों का आदेश मानने से इनकार कर दिया।
तत्पश्चात बैरकपुर छावनी के सिपाही मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को विद्रोह करते हुए अपने अधिकारियों ह्यूसन और बग पर गोलियां चलाई, जिससे बग मारा गया। विद्रोह की विधिवत शुरुआत मेरठ सैन्य छावनी से मानी जाती है, जहां 10 मई को विद्रोह हुआ। इसी क्रम में बरेली से खान बहादुर खान, जिसे सिकंदर खान कहते थे, के नेतृत्व में सैनिक दिल्ली आए और मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित किया। विद्रोह का प्रसार मुख्यतः उत्तर भारत में केंद्रित था। इसके नेतृत्वकर्ता लखनऊ में बेगम हजरत महल, कानपुर से नाना साहब, जिसे धोंदू पंत कहते थे, आरा से कुंवर सिंह, गोरखपुर से गजाधर सिंह, मथुरा से देवी सिंह, मेरठ से कदम सिंह, महाराष्ट्र से रंगोजी, फैजाबाद से अहमदुल्ला, राजस्थान से ठाकुर कौशल सिंह, इलाहाबाद से लियाकत अली, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, असम से मणिराम दत्त थे। अब इस विद्रोह के असफलता के क्या क्या कारण थे? विद्रोह का प्रसार सीमित था, अतः ब्रिटिश सरकार को दमन करने में सफलता मिली। विद्रोहियों को सभी भारतीयों का समर्थन नहीं मिला। वस्तुतः बड़ी संख्या में भारतीय शासक जमींदार अंग्रेजों के पक्ष में रहे, जबकि मध्य वर्ग इस विद्रोह से अलग रहा। विद्रोहियों का कोई केंद्रीय संगठन नहीं था और ना ही ऐसा कोई अखिल भारतीय नेतृत्व वर्ग सामने आया जो विभिन्न क्षेत्र के लोगों को एकजुट कर सके। अंग्रेजों को अपेक्षाकृत योग्य सैनिक कमांडर, आधुनिक अस्त्र शस्त्र, संचार सुविधाओं का लाभ मिला, तो साथ ही इस समय क्रीमिया युद्ध से खाली हुई ब्रिटिश सेना भी भारत में अंग्रेजों की सहायता के लिए पहुंची, अतः विद्रोह दबाने में आसानी हुई। परिणाम क्या हुए इसके? 1857 के विद्रोह के पश्चात भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया तथा भारत में ब्रिटिश क्राउन का शासन स्थापित हुआ। इस प्रकार ब्रिटिश सरकार का प्रत्यक्ष शासन शुरू हुआ। वस्तुतः 1857 के विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश शासन की नीतियों में परिवर्तन आया। इस तरह ब्रिटिश नीतियों में परिवर्तन के लिए यह विद्रोह ऐतिहासिक मोड़ साबित हुआ। लंदन स्थित बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अंत कर दिया गया और उसकी जगह भारत सचिव और उसकी परिषद का गठन हुआ। इस तरह भारत में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 से चले आ रहे अंग्रेजों के द्वेष शासन की समाप्ति हुई। लंदन में भारत सचिव और उसकी 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। ये भारत सचिव ब्रिटिश सरकार का मंत्री था। भारत में गवर्नर जनरल की जगह वायसराय की नियुक्ति की गई, जो ब्रिटिश सरकार का सीधा प्रतिनिधि था। मतलब इसमें काफी आमूलचूल परिवर्तन आया। विद्रोह के पश्चात सरकार ने घोषणा की कि ब्रिटिश ताज अपने प्रदेशों का विस्तार नहीं करेगा, देशी राज्यों के साथ सम्मान की नीति अपनाई जाएगी। इस तरह ब्रिटिश सरकार ने भारत में विलय विस्तार की नीति का त्याग करने की घोषणा की। साथ ही भारत के सामाजिक सांस्कृतिक मामले में सक्रिय हस्तक्षेप की नीति त्याग दी गई और सुधारों के प्रति निष्क्रिय दृष्टिकोण अपनाया। भारतीय सैनिकों की संख्या को यूरोपीय सैनिकों की संख्या से संतुलित करने का प्रयास हुआ और सेना को विभिन्न क्षेत्र और जाति के आधार पर सैन्य टुकड़ियों में गठित किया गया। अब परिणामों का मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं? 1857 के विद्रोह के पश्चात भारत में कंपनी शासन की समाप्ति हुई और ब्रिटिश क्राउन का शासन स्थापित हुआ। बहादुर शाह जफर को रंगून निर्वाचित किया गया। इस तरह भारत में सदैव के लिए मुगल सत्ता समाप्त हुई। इसी संदर्भ में इसे युग परिवर्तन का सूचक कहा गया। वस्तुतः 1857 के विद्रोह के पश्चात कंपनी शासन की समाप्ति और भारत में प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश संसद का शासन समाप्त होना ब्रिटिश सरकार के लिए चाहे युग परिवर्तनकारी रहा हो, किंतु भारतीयों के लिए यह कोई अनुकूल परिवर्तन नहीं रहा, बल्कि औपनिवेशिक शासन की निरंतरता रही। दरअसल पहले भी ब्रिटिश सरकार बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से भारत में कंपनी शासन पर अपना नियंत्रण रखती थी, जिसका अध्यक्ष ब्रिटिश सरकार का मंत्री था। अब 1858 में जिस कंपनी शासन का अंत कर लंदन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जगह भारत सचिव का पद बनाया गया, वो भी ब्रिटिश सरकार का ही मंत्री था। मतलब पहले भी डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार ही चलाती थी, वो कंपनी के द्वारा चलाती थी, अब वो उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से ले लिया, तो मतलब नियंत्रण अंग्रेजों का ही था। इतना ही नहीं, ब्रिटिश नीतियों में जो परिवर्तन आया उसमें भी औपनिवेशिक हित प्रधान बने रहे।
विलय की नीति त्याग कर देशी रियासतों के प्रति सम्मान की नीति इसलिए अपनाई गई क्योंकि ये देशी राज्य भारतीय असंतोष के प्रति तरंग रोध का कार्य कर सकते थे। भारतीयों के लिए इस विद्रोह का सकारात्मक परिणाम यह रहा कि इससे भारतीय जनता के अंदर आत्मविश्वास और संघर्ष की भावना भरी तथा भारतीयों को एकजुट करने की प्रेरिका की भूमिका निभाई इसने, है ना, इस आंदोलन ने, इस मतलब विद्रोह ने। 1857 का विद्रोह का स्वरूप कैसा था? 1857 के विद्रोह का स्वरूप निर्धारण को लेकर विभिन्न मत सामने आते हैं। वस्तुतः विद्रोह में शामिल लोगों, इसके प्रसार क्षेत्र तथा उनकी मांगों और प्रभाव के आधार पर इसका स्वरूप निर्धारित किया जाता है, जो निम्नलिखित था। सबसे पहले हम जानते हैं इसका सैनिक स्वरूप। ब्रिटिश सरकार समर्थक इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह के रूप में प्रस्तुत किया है। इसी क्रम में ये कहा गया है कि वेतन भत्ते और सुविधाओं में कमी को लेकर भारतीय सिपाहियों में असंतोष पैदा हुआ और वे धार्मिक भावनाओं से युक्त होकर सरकारी आज्ञा का उल्लंघन करने लगे। अतः सरकार द्वारा उनके विरुद्ध कार्रवाई करने से अन्य सैन्य छावनियों में भी असंतोष उग्र हुआ। यह असंतोष ब्रिटिश साम्राज्यवादी लेखन पर आधारित थे। उसे मात्र सिपाही विद्रोह के रूप में दिखाकर यह साबित करने का प्रयास किया गया कि भारत में ब्रिटिश नीतियों में कोई त्रुटि नहीं थी। ये तो भारतीय सिपाहियों की महत्वाकांक्षा का परिणाम था। इस विद्रोह को सिपाही विद्रोह नहीं माना जा सकता क्योंकि इसमें भारतीय समाज का असैनिक समूह जैसे किसान, असंतुष्ट शासक वर्ग भी शामिल थे। इतना ही नहीं, सभी भारतीय सिपाही ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह में शामिल नहीं थे, बल्कि अनेक भारतीय सरकार का साथ भी दे रहे थे। इस दृष्टि से इसे सिपाही विद्रोह कहना तार्किक नहीं है। दरअसल ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों से भारत के विभिन्न वर्ग शोषित हो रहे थे और इस शोषण के विरुद्ध जन असंतोष की अभिव्यक्ति सिपाही विद्रोह के रूप में सामने आई। अब राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष के रूप में इसका स्वरूप देखते हैं। एक कथन पढ़ते हैं हम। 1857 का विद्रोह ना तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय, ना ही स्वतंत्रता संघर्ष था। तो ये पहला क्यों नहीं था, इसको जानते हैं। 1857 से पहले भी अंग्रेजों ने अनेक अवसरों पर भारतीयों को सशस्त्र विद्रोह का, है ना, अंग्रेजों को मतलब अनेक अवसरों पर भारतीयों के सशस्त्र विद्रोह का सामना करना पड़ा था। वस्तुतः पाई का विद्रोह जो 1817 में मैंने अभी बताया था, वहाबी आंदोलन, संताल विद्रोह, है ना, ने ब्रिटिश को सशस्त्र चुनौती दी थी। इस दृष्टि से 1857 का विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध कोई प्रथम विद्रोह नहीं था। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष क्यों नहीं था? 1857 के विद्रोह का प्रचार संपूर्ण भारत में नहीं होता। सभी भारतीय वर्गों की भागीदारी इसमें नहीं थी, बल्कि आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीय मध्य वर्ग विद्रोह से अलग रहा। इतना ही नहीं, इस काल में राष्ट्रीयता की भावना भी मौजूद नहीं थी। विद्रोही अपनी अपनी समस्याओं के कारण अर्थात स्वार्थ पूर्ति हेतु एकजुट हुए थे। जैसे नाना साहब को पेंशन की शिकायत थी, तो रानी लक्ष्मीबाई गोद निषेध प्रथा के तहत अपना राज्य हड़प लिए जाने से असंतुष्ट थी। इसी तरह विद्रोहियों ने कहीं भी आज़ादी की मांग नहीं की, बल्कि अनेक भारतीय अंग्रेज का साथ दे रहे थे। अब इसकी हम समीक्षा देखते हैं। इसे प्रथम राष्ट्रीय संघर्ष के रूप में कैसे जाना जाता है, ये देखते हैं ना। 1857 के विद्रोह ने पहली बार ब्रिटिश सरकार को गंभीर चुनौती दी और उसे अपने भारतीय साम्राज्य की सुरक्षा के लिए क्रीमिया युद्ध से लौटी हुई सेना को बुलाना पड़ा। दूसरी तरफ विद्रोह के पश्चात कंपनी शासन को समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश सरकार ने भारत में विलय विस्तार की नीति को त्याग करने की घोषणा की। इस तरह प्रभावों की दृष्टि से इसे प्रथम विद्रोह कहा जा सकता है। ये बात ठीक है कि विद्रोह क्षेत्रीय स्वरूप लिए हुए था तथा भारतीय मध्य वर्ग इससे अलग था। अनेक भारतीय ब्रिटिश का साथ दे रहे थे, किंतु यह भी सत्य है कि जब क्षेत्रीयता अपना व्यापक स्वरूप ग्रहण करती है तब एक राष्ट्र बनने की भौगोलिक सांस्कृतिक स्थितियां पूरी होती है। यह विद्रोह भारत के विभिन्न क्षेत्र के लोगों को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एकजुट होने की अपील करता है। अतः राष्ट्रीयता के विकास में इसकी भूमिका प्रेरक के रूप में देखी जा सकती है। जहाँ तक स्वतंत्रता संग्राम में सभी नागरिकों के भाग लेने की बात है, तो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में भी ऐसा दिखाई नहीं देता है। वहाँ भी अनेक अमेरिकी अंग्रेज का साथ दे रहे थे। इसी तरह 1857 के विद्रोह में चाहे संपूर्ण भारतीयों की भागीदारी न हुई हो, किंतु ये विभिन्न क्षेत्र के भारतीयों को एकजुट होने की प्रेरणा देता रहा है। वस्तुतः किसी विद्रोह का स्वरूप मात्र उसके लक्ष्य से निर्धारित नहीं होता, बल्कि इस बात से भी निर्धारित होता है कि उसने क्या प्रभाव छोड़ा। इस दृष्टि से राष्ट्रीयता के विकास तथा भारत
को स्वतंत्र कराने की दिशा में ये सदैव एक प्रेरणा स्रोत बना रहा। इस तरह विशिष्ट अर्थों में इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की कोटि में रखा जा सकता है। अब इसका एक स्वरूप आता है पुनर्स्थापनावादी स्वरूप। 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों द्वारा उठाए गए कदम इसे पुनर्स्थापनावादी स्वरूप से युक्त करते हैं। वस्तुतः विद्रोहियों ने ब्रिटिश औपनिवेशिक राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक नीतियों से पीड़ित होकर उनके विरुद्ध आवाज उठाई। इन नीतियों के तहत एक तरफ जहां उनके राज्य छीन लिए गए, उन्हें उत्तराधिकार गोद लेने के अधिकार से वंचित कर दिया गया, वहीं दूसरी ओर उनके आर्थिक क्रियाकलाप पर भी अंकुश लगाया गया। मनमाने तरीके से भू राजस्व राशि का निर्धारण हुआ, किसानों को नकदी फसल के लिए बाध्य किया गया, कानून के माध्यम से भारतीयों के पारंपरिक, सामाजिक, धार्मिक रीति रिवाज में हस्तक्षेप किया गया, ईसाईकरण पर बल दिया गया और नस्लवादी भेदभाव किया गया। फलतः भारत के विभिन्न वर्गों में असंतोष पैदा हुआ। अतः विद्रोहियों ने ब्रिटिश सरकारी प्रतीकों पर हमला कर पूर्व ब्रिटिश शासन प्रणाली में लौटने का संकल्प दिखलाया, जहां मुगल शासन सत्ता मौजूद थी और औपनिवेशिक शोषण नहीं हो रहा था। वस्तुतः विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित किया, जो भारत का मुगल सम्राट था, और दिल्ली को अपना केंद्र बनाया, जो पहले भी भारत का प्रशासनिक केंद्र था, जहां लोगों को अपने सामाजिक धार्मिक विश्वास का पालन करने की स्वतंत्रता थी। कृषि और हस्तशिल्प उद्योगों का परस्पर संबंध था, व्यापारिक गतिविधियां विकसित थी, प्रशासनिक सेवा में नस्लवादी भेदभाव नहीं था। इस दृष्टि से 1857 के विद्रोह को ब्रिटिश पूर्व शासन में लौटने के प्रयास के रूप में देखा जा सकता है। ठीक है, अब हम सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन अगले वीडियो में जानेंगे। तो ये वीडियो यही समाप्त करते हैं। नमस्कार।